नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हम सबकी कहानी की, मानव विकास की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें लगता था कि हम जानते हैं, लेकिन हर नई खोज के साथ ये पूरी तरह से बदल जाती है। आज हम देखेंगे कि हमारा जो फैमिली ट्री है वो असल में कितना ज्यादा उलझा हुआ और मजेदार है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इंसानों की जो कहानी हम सबने सुनी है वो शायद पुरानी हो चुकी है। विज्ञान हमें दिखा रहा है कि ये कहानी असल में कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। अच्छा, तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अक्सर हम मानव विकास को एक सीधी लाइन, एक सीढ़ी की तरह देखते हैं कि एक प्रजाति आई, फिर उसके बाद दूसरी, उससे बेहतर प्रजाति। लेकिन असलियत असलियत एक घनी झाड़ी जैसी है, जिसमें कई शाखाएं एक साथ एक ही समय पर मौजूद थीं, एक दूसरे से मिलजुल रही थीं। तो ये कोई रेस नहीं थी, बल्कि एक पूरा भरा पूरा भीड़-भाड़ वाला परिवार था। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं। इस उलझी हुई झाड़ी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी प्रजाति यानी होमो सेपियंस की जो पारंपरिक परिभाषा है उसे जानना होगा। तो ये वो फिजिकल ट्रेट्स हैं जो हमें यानी होमो सेपियंस को परिभाषित करते आए हैं। एक हल्का ढांचा, ऊंचा माथा और हाँ, हमारी ये खास ठोड़ी। दशकों तक वैज्ञानिक इन्हीं चीजों को देखकर जीवाश्मों की पहचान करते थे। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि कैसे नई नई खोजों ने हमारी कहानी का पूरा टाइम टेबल ही बदल दिया। पहले हम सोचते थे कि हमारी प्रजाति करीब 2 लाख साल पुरानी है, लेकिन फिर मोरक्को में जेबेल इरहोद के जीवाश्म मिले और हमारी कहानी सीधा 3,15,000 साल पीछे चली गई। और सिर्फ यही नहीं, साउथ अफ्रीका और इथियोपिया की खोजों ने भी इस बात को और पक्का कर दिया। हमारी कहानी हमारी सोच से कई ज्यादा पुरानी है। और यहीं आता है कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट। कोई एक ईडन का बगीचा नहीं था जहां से हम सब आए, बल्कि ऐसा लगता है कि पूरे अफ्रीका में अलग अलग जगहों पर इंसानी समूह पनप रहे थे और हजारों सालों तक एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। हमारी जड़ें किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप में फैली हुई हैं। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिस समय हमारे पूर्वज अफ्रीका में विकसित हो रहे थे, वे इस ग्रह पर अकेले बिल्कुल नहीं थे। दुनिया उस समय एक बहुत ही क्राउडेड जगह थी। मिलिए हमारे कुछ एवोल्यूशनरी कजिन से। यूरोप और एशिया में निएंडरथल्स थे, एशिया में ही रहस्यमयी डेनिसोवन्स थे, और अफ्रीका में तो पैरेंथ्रोपस जैसे और भी पुराने रिश्तेदार घूम रहे थे। ये कोई फेल हो चुके एक्सपेरिमेंट नहीं थे, बल्कि अपने आप में कामयाब प्रजातियां थीं जो लाखों सालों तक जिंदा रहीं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि एक ही समय पर धरती पर कई तरह के इंसान रह रहे थे। हर किसी की अपनी खासियत थी और सब अपने अपने तरीके से जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे थे। ये छोटा सा आंकड़ा, इसने मानव विकास की हमारी समझ में सबसे बड़े खुलासों में से एक को जन्म दिया। ये इस बात का सबूत है कि हम सब सिर्फ एक दूसरे के आसपास नहीं रह रहे थे। जी हाँ, आज अफ्रीका के बाहर रहने वाले लगभग हर इंसान के डीएनए में निएंडरथल डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब हमारे होमो सेपियंस पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकले तो उनकी मुलाकात निएंडरथल से हुई और उन्होंने आपस में इंटरब्रीड किया। मतलब हम सिर्फ उनके पड़ोसी नहीं थे, हम उनके वंशज भी हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अगले हिस्से पर। यह हिस्सा उस सोच को चुनौती देता है जो मानती थी कि कला, प्रतीक और कॉम्प्लेक्स टूल्स जैसी चीजें सिर्फ और सिर्फ होमो सेपियंस ही बना सकते थे। वैज्ञानिक इसे बिहेवियरल मॉडर्निटी कहते हैं, मतलब वो सारे जटिल बर्ताव जिन्हें हम इंसान होने से जोड़ते हैं। और लंबे समय तक यही माना जाता था कि ये वो चिंगारी थी जो सिर्फ हमारी प्रजाति के दिमाग में जली थी। तो ये बहुत जरूरी बात है। ये कोई जादुई स्विच नहीं था जो एक दिन अचानक ऑन हो गया, बल्कि ये एडवांस्ड बिहेवियर्स अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर और तो और अलग अलग होमिनिन समूहों में धीरे धीरे उभर कर सामने आए। और ये बात इसे और मजेदार बना देती है। हमें सबूत मिले हैं कि निएंडरथल कला के लिए गेरू का इस्तेमाल कर रहे थे। वे जानवरों की हड्डियों से पोषक तत्व निकालने के लिए बाकायदा फैट फैक्ट्री चलाते थे। यहाँ तक कि पैराथ्रोम्पस जैसे पुराने रिश्तेदारों के हाथ भी औजार बनाने के लिए एकदम फिट थे। तो इंसान और दूसरों के बीच की जो लाइन थी वो लगातार धुंधली होती जा रही है। अब आते हैं कहानी के सबसे ताज़ा और शायद सबसे नाटकीय मोड़ पर।
ये कहानी है हमारे सबसे रहस्यमयी चचेरे भाइयों की, यानी डेनिसोविन्स की, जिनके बारे में कुछ साल पहले तक हम लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। डेनिसोविन्स की कहानी किसी जासूसी नॉवेल की तरह सामने आई है। सब कुछ शुरू हुआ साइबेरिया की एक गुफा में मिली एक छोटी सी उंगली की हड्डी से, जिसे एक बिल्कुल नया जीनोम मिला। फिर ताइवान के पास समंदर में एक जबड़ा मिला, और फिर एक पुरानी चीनी खोपड़ी जिसे ड्रैगन मैन कहा जाता था, उसकी दोबारा जांच की गई। और ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। प्रोटीन और डीएनए एनालिसिस ने ये पक्का कर दिया कि ड्रैगन मैन खोपड़ी असल में एक डेनिसोविन की थी। सालों तक जो प्रजाति सिर्फ डीएनए के एक टुकड़े के रूप में मौजूद थी, अब हम आखिरकार उसके चेहरे की कल्पना कर सकते थे। इस एक खोज ने हमारे वंश वृक्ष को एक बार फिर से पूरी तरह से बदल दिया। ये बताता है कि डेनिसोविन्स की शाखा हमसे बहुत पहले, शायद 10 लाख साल से भी पहले अलग हो गई थी। इसका मतलब ये है कि वो हमारे कोई दूर के कज़न नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक थे, शायद नियांडरथल से भी ज़्यादा करीब। आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मानव विकास की कहानी कोई ख़त्म हो चुकी किताब नहीं है। ये एक एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है जिसके पन्ने आज भी लिखे जा रहे हैं। आज हमने जो कुछ भी जाना है, हमारी गहरी अफ्रीकी जड़ें, हमारे कई रिश्तेदार जो साथ रहते थे, और हमारे साझा व्यवहार, वो सब इसी डायनामिक प्रोसेस का हिस्सा है। हर नया जीवाश्म, हर नया डीएनए सैंपल इस कहानी में एक नया पन्ना जोड़ देता है। तो अंत में बस एक सवाल, हमारी फैमिली एल्बम अभी भी अधूरी है, उसमें कई पन्ने खाली हैं, वहाँ और भी रिश्तेदार हैं, और भी कहानियां हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जब हम अगला पन्ना पलटेंगे तो हमें वहाँ कौन मिलेगा? खोज जारी है।